जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर हिस्ट्री सिलेबस, बल्कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है आपके पेपर में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे और हर साल आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वैदिक एज के लेक्चर में जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी थी उसमें आंसर्स नहीं थे, आंसर्स मिसिंग थे व्हाइल अपलोडिंग। देयर माइट हैव बीन सम इशू, उसकी वजह से आंसर्स उसमें नहीं मेंशन थे। तो इस लेक्चर के एंड में आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके साथ ही एक प्रैक्टिस शीट भी इंक्लूडेड है। वो वैदिक एज की ही प्रैक्टिस शीट है। मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों अटैच कर दिए हैं। आप आराम से वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर्स उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो here is the chapter which we are going to discuss in this lecture। और क्या है वो? मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। The word empire itself shows कि ये कितना बड़ा जो राज्य रहा होगा, कितना बड़ा किंगडम रहा होगा। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो बहुत ही छोटे लेवल पे था। महाजनपद थे, जनपद थे, वैदिक सोसाइटी थी, फिर हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा, जहाँ हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही होलिस्टिक टॉपिक है। यहाँ पे हम सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम पूरा होलिस्टिक ओवरव्यू देखेंगे कि एक एम्पायर को चलाने के लिए, एक साम्राज्य को चलाने के लिए और सक्सेसफुली चलाने के लिए कौन से एलिमेंट्स काम आते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप सब ने कहीं ना कहीं मौर्यन एम्पायर के बारे में सुना ही होगा, और अगर लीस्ट टू बी हर्ड आपने अशोका के बारे में तो सुना ही होगा, अशोका द ग्रेट। आपको इस लेक्चर के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी दूंगी अशोका से रिलेटेड। हम इस लेक्चर से एक अच्छा सा, एक बहुत ही इनोवेटिव सा रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में लास्ट में बताऊंगी मैं आपको, एंड यू विल एंजॉय दैट। नाउ कमिंग बैक टू द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कौन से इसके रूलर्स थे, कौन से राजा थे जिन्होंने मौर्यन साम्राज्य को, मौर्यन एम्पायर को इतना प्रोमिनेंट बना दिया, इतना फ्लरिशिंग, इतना डेवलप्ड बना दिया। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कहाँ तक ये फैला हुआ था, ये सब हम मौर्यन एम्पायर के इस लेक्चर में जानेंगे। आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस। पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं, हम किस क्रम में इस लेक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहले आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है मौर्यन एम्पायर का। देन फाउंडेशन, उसका बेस क्या था, मौर्यन एम्पायर की नींव कैसे पड़ी थी। रूलर्स कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, देन अशोका। अशोका के मेजर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में अभिलेख भी कहते हैं। अभिलेख क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अभिलेख हैं अशोका से रिलेटेड, हम वो भी देखेंगे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ लेट मी टेल यू, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर का ही। इस चैप्टर का भी अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे तो वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है। इससे आपको हर बार क्वेश्चंस मिलेंगे और ये दिखाता है कि हमने प्राचीन इतिहास में ही, प्राचीन भारत में ही हम कितना ज़्यादा डेवलप्ड थे अपने पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, कितना फोरसाइट हमारा था, कितना ज़्यादा दूर का सोच सकते थे हमारे जो पूर्वज थे, कि उन्होंने इतना वेल स्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया था कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाना उनके लिए बहुत आसान था। ये हम देखेंगे ये किस प्रकार था। फिर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे। कोई भी सोसाइटी जब बहुत डेवलप्ड होती है, अपने फ्लरिशिंग स्टेट में होती है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। विल सी दैट। स्कूल्स ऑफ मॉडर्न आर्ट, मौर्य काल में, मॉडर्न पीरियड में जो आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ था, जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, उसके 3 ब्रांचेस थे, 3 स्कूल्स थे, हम उनके बारे में देखेंगे। मॉडर्न इकोनॉमी देखेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलीजियस एस्पेक्ट देखेंगे, हर सोसाइटी का इकोनॉमिक, पॉलिटी, रिलीजियस एस्पेक्ट होता है, तो हम यहाँ का भी रिलीजियस एस्पेक्ट देखेंगे। डिक्लाइन देखेंगे फिर हम कि कैसे इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा किंगडम, कैसे किस प्रकार उसका अंत हुआ। एंड व्हाट यू सी हेयर, MRP, ये आज के लेक्चर का सरप्राइजिंग एलिमेंट है। ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, सो वेट फॉर दैट एंड कंप्लीट दिस लेक्चर। ओके, कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, व्हाट यू कैन सी हेयर इज द मैप। ये जो आप देख रहे हैं ये मैप है मौर्यन एम्पायर का। ये वो जगह है जो दिखाती है, जो भी आपको ब्लू से हाईलाइटेड जगह दिख रही है, ये वो प्लेसेस हैं जो मौर्यन एम्पायर के अंडर आती थी। आप अंदाजा लगाइए
कि मौर्यन साम्राज्य कितना विस्तृत था, कितना फैला हुआ था, राइट? सो इट वाज अ सिग्निफिकेंट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया एग्जिस्टिंग फ्रॉम 322 टू 185 बीसी। 322 से 185 बीसी तक का समय काल है किसका? मौर्यन साम्राज्य का, ठीक है? और इसका विस्तार हुआ है भारत में कुछ इस प्रकार। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है, चीजों को आप वर्बेटिम याद करने के बजाय, वर्ड टू वर्ड याद करने के बजाय उन्हें समझने पे ध्यान दें, खासकर इतिहास में। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, जहां पे अगर आप उसके फेस ऑफ इट पे जाएंगे, कहा जाता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हिस्ट्री सुनते ही आपके दिमाग में डेट्स आने लगती हैं, आपकी आंखों के सामने डेट्स नाचने लगती हैं, राइट? फैक्ट्स आने लगते हैं, ये कब पैदा हुए थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये राज्य किस काल में था, कौन शासक किस काल में बना था, ये सब आपकी आंखों के सामने डांस कर रहा होता है, आई नो दैट। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये सब सेकेंडरी है। All these facts and data are the byproduct of the concept of history. इतिहास का ये सब बाई प्रोडक्ट है। आप इतिहास को इस तरह से ना पढ़ें कि ये इनमें याद करना है कि कौन सा काल किस राजा के अंतर्गत आता था, या कौन सा साम्राज्य किस राजा के अंतर्गत आता था, वहां पे कौन सी चीजें कौन सा इवेंट किस डेट को हुआ। आपको इस तरह से हिस्ट्री को नहीं देखना है। आप जब नजरिया बदलेंगे तो आपका नजारा भी बदल जाएगा। आप हिस्ट्री को देखने का तरीका बदलिए, अप्रोच बदलिए, इतिहास को इतिहास की तरह देखिए। आप उसको रटने के बजाय उसमें जीना शुरू करिए, उसको महसूस करना शुरू करिए एंड गो बैक इन द टाइम, ट्राई टू गो बैक इन द टाइम। हो सकता है एक दो बार में नहीं होगा, पर कोशिश करके देखिए, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, फाउंडेशन क्या थी मौर्यन डायनेस्टी की, हम ये देखेंगे। किसी भी साम्राज्य की नींव एक दिन में या 2 दिन में नहीं रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज कोई किंगडम चल रहा है और ओवरनाइट कुछ हुआ और अगले दिन से दूसरे राज्य की स्थापना हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो हमारे भारत की हो, वर्ल्ड में किसी भी जगह की हो, किसी भी राज्य की स्थापना एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उनका एक्यूमुलेशन होता है और ये एक लंबा प्रोसेस है। एक के बाद एक चीजें होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स होते हैं, एंड देन एम्पायर और अ किंगडम इज डिक्लाइंड और इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, सो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो इट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा पहला रूलर जो हुआ, हमारा पहला जो राजा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने स्थापना की है मौर्य साम्राज्य की। और अगर आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में देखा होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से टीवी सीरियल भी आते थे, जिनमें 2 मेन कैरेक्टर होते थे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद, और दूसरा जो उनके मंत्री थे, या कह लीजिए जो उनके मेंटर थे, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन दोनों पे ही फोकस्ड वो सीरियल्स हुआ करते थे। तो वही हम यहाँ पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे स्थापना की थी मौर्यन एम्पायर की। एंड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। मौर्यन एम्पायर का की फीचर, जैसे मैंने आपको आईवीसी में पढ़ाया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हर साइट के साथ मैंने उसका की फीचर लिखा था, आपको याद होगा। वैसे ही अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, अगर आप मौर्य साम्राज्य का नाम सुन रहे हैं, ये शब्द सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। मजबूत केंद्रीकृत शासन जो था, वो था मौर्यन एम्पायर का इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ पावरफुल मिलिट्री। अब कोई भी शासनकाल स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कैसे हो सकता है? जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमेटाइज्ड हो, सारे काम बटे हैं विभागों में, अलग अलग विभाग हैं, हर विभाग का अपना एक अधिकारी है, और उस अधिकारी के अंदर वेरियस जो ऑफिसर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके हैं, और सबको अपने काम के बारे में अच्छे से जानकारी है। सारे काम सेग्रीगेटेड हैं, सबको पता है कि किस विभाग को कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। ऐसे बनता है एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जहां पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके, एंड द सेकंड फैक्टर इज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। किसी भी शासनकाल में, किसी भी देश में, किसी भी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कौन सी चीज रखती है? आपकी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मिलिट्री। अगर आपका मिलिट्री जो है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई भी आक्रमणकारी आएगा, आक्रमण करेगा, और चीजें बहुत ही हैपेजेड मैनर में जाने लगेंगी। ओके, सो अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ की फीचर ऑफ अ centralized government. Now we will come to the rulers of Mauryan Empire. किसी भी साम्राज्य को किसी भी साम्राज्य में अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, तो क्या है? उसका किंग, उसका हेड। जैसे फैमिली में
अगर फैमिली को बहुत अच्छे से चलाना है, फैमिली की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से रन करना है, परिवार में लोगों के बीच में अच्छे से संबंध बने रहें, वो स्थापित करने हैं, वो सब कुछ अगर देखना है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो फैमिली का हेड होता है। अगर जो फैमिली का हेड है वो अपने आप में स्ट्रांग है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उसको चीज़ों में मैनेज करना आती हैं, सिस्टमेटाइज करना आती हैं, तो एक फैमिली को चलाना, एक फैमिली को जोड़ के रखना बहुत आसान हो जाता है। सेम वही चीज़ अप्लाई होती है हमारे एम्पायर्स में भी, या किंगडम्स में भी, या फिर किसी स्टेट या गवर्नमेंट में भी। ऐसा क्या, जब आप देखेंगे, अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहे हैं, चाहे वो मौर्यन एम्पायर की हम बात करें या हम आगे चल के गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे, आप देखेंगे जितने भी मजबूत और सशक्त शासक होंगे, उतना ही मजबूत और सशक्त आपका शासनकाल भी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ग्लिम्स देखते हैं। ये वो रूलर्स हैं जो प्रोमिनेंट रूलर्स रहे हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका ये टाइम पीरियड था 322 टू 298 बीसी, राइट। फिर आए बिंदुसार, उसके बाद आए अशोका द ग्रेट, दशरथ, संप्राति, सलीसुका, देववर्मन, सताधनवन और बृहद्रथ। ओके, तो ये वो रूलर्स हैं जिन्होंने मौर्य शासन को इतना मजबूती से खड़ा किया था और इतना मजबूती से उसको चलाया था। नाउ टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। अब आप में से जिसने भी सीरियल देखा होगा उसको कुछ कुछ कहानी पता होगी कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब बच्चे थे तो एक बारी वो खेल रहे थे, एक खेल खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें वो खुद राजा बने थे और उनके जो फ्रेंड्स थे वो प्रजा बने थे। और उनका ये खेल देखा था चाणक्य ने कि किस तरह से वो इस खेल में भी राजा की भूमिका को कितने अच्छे से, कितनी कुशलता से निभा रहे हैं। और वहीं से चाणक्य वॉज इम्प्रेस्ड एंड वो चंद्रगुप्त को अपने साथ लेके गए थे तक्षशिला। तक्षशिला है अफगानिस्तान में, तक्षशिला लेके गए थे और वहां पे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी राजा बनने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सारी ट्रेनिंग की थी चाणक्य के अंडर, तभी वो इतने सशक्त राजा बन सके थे। He marked the beginning of political stability. Now, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। उनको चाणक्य ने इतने अच्छे से ट्रेन किया था और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर इनहेरिट उनकी जो क्वालिटीज थी लीडरशिप की, रूलिंग की, वो इतने बेहतरीन तरीके से रिफाइन हुई थी कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पहले दिन से ही मेंटेन किया था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी शासनकाल को लंबे समय तक चलाने के लिए, किसी भी राज्य को लंबे समय तक चलाने के लिए। He adopted strategic alliances, utilized the advice of Chanakya to strengthen his rule. Now, ये जो स्टेबिलिटी है ये कैसे स्थापित होगी? आप इमेजिन करें कि आपका परिवार है, आपस में सबके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आप सब बड़े अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के एकदम जुड़ के रहते हैं, बहुत अच्छे से सब चल रहा है। पर अगर हम इस सिचुएशन को ऐसे देखें कि आपके परिवार की आपके पड़ोसियों से नहीं बनती है, आपके रिश्तेदारों से नहीं बनती है, तो आप जरा इमेजिन करें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इस फैक्टर की वजह से आपके परिवार में भी फूट पड़ सकती है, आपके परिवार में भी मतभेद शुरू हो सकते हैं। सेम वही सिचुएशन आती है हमारे यहाँ पे किंगडम में भी, एम्पायर्स में भी। अगर किसी किंगडम के, किसी राज्य के उसके पड़ोसी राज्यों से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, अच्छे अलायंसेस नहीं हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द किंगडम। तो उसको नलिफाई करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए, ताकि इस तरीके के कोई आंतरिक मतभेद ना हो, उसको पैसिफाई करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाने शुरू किए थे। अलायंसेस मतलब गठजोड़, राइट, गठबंधन जिसे कहते हैं। और वो गठबंधन होते थे उनके पड़ोसी राज्यों से, आसपास के राज्यों से, आसपास के जो राजा थे उनके साथ उन्होंने अलायंसेस बनाने शुरू किए। और ये अलायंसेस दो तरीके के होते थे, मैरिज अलायंसेस होते थे और पॉलिटिकल अलायंसेस होते थे। मैरिज अलायंसेस एज इन चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह संबंध स्थापित किए थे आसपास के राज्यों से, ताकि वो एक पर्सनल टच भी आ जाए और साथ ही साथ एक अलायंस भी हो जाए उस राजा के साथ। जहाँ पे रिश्तेदारी होती है वहां पे एक तरीके का गठजोड़ भी होता है, लोग एक दूसरे के लिए मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं, है ना, राइट। तो वैसे ही वही अप्रोच अपनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी। और पॉलिटिकल अलायंसेस जो थे वो ट्रूली एग्रीमेंट बेस्ड हुआ करते थे कि आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया करते थे। उनके राज्य पे अगर कोई आक्रमण होता था, जो अलायंस जिनसे किया गया है जिन राज्यों से, अगर उनके राज्य पे कोई बाहरी आक्रमण करता था तो चंद्रगुप्त मौर्य की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उसको
डिफेंड करती थी. ओके, सो दीज वर द पॉलिटिकल अलायंसेस. नाउ कमिंग टू अशोका. अशोका का नाम सबने सुन रखा होगा. इन पे भी बहुत सारे सीरियल्स बने हैं और एक मूवी भी थी जिनमें शायद शाहरुख खान ने एक्ट किया था. एंड आपने अगर वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच इट. आपको जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी किसी चीज़ की तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आती हैं. तो अशोका के बारे में आप सबको पता है दैट ही वाज अ ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त. राइट, ही वाज अ ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त एंड इज नोन फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. नाउ अशोका और चंद्रगुप्त में हम अगर कंपेयर करें तो चंद्रगुप्त ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन की थी. उन्होंने वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश की थी, अलायंसेस बनाए थे. अशोका ने उस चीज़ को बड़े लार्ज स्केल पे एक्सपैंड किया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी, अलायंसेस को भी. साथ ही साथ उन्होंने रिलीजियस एस्पेक्ट में भी बहुत काम किया था. आपने कलिंग वॉर वाली कहानी सुनी होगी. वो इंसिडेंट बहुत फेमस है कि कलिंग का वॉर हुआ था जिसमें अशोका ने पार्टिसिपेट किया था एंड ही वॉन. कलिंगा वाज डिफीटेड. कलिंगा एक राज्य था, कलिंगा की हार हुई थी और अशोक जीते थे उसमें. पर वो इतना सारा ब्लड शेड, इतना सारा जो हुआ था, आप कह सकते हैं मारकाट जो हुई थी, जो मैसेकर हुआ था लड़ाई में, ऑब्वियसली पीपल डाई, सोल्जर्स डाई, फैमिलीज आर शैटर्ड. तो वो ब्लड शेड, वो सफरिंग, वो पेन देख के अशोका वाज डीपली अफेक्टेड. और कलिंग वॉर के बाद ही अशोका ने डिसाइड किया था दैट सॉरी ही विल नॉट प्रोसीड इनटू एनी वॉर और वो बुद्धिज्म अडॉप्ट करेंगे और धम्म की नीति का प्रचार प्रसार करेंगे. धम्म क्या है? गो बैक टू बुद्धिज्म लेक्चर. आप बुद्धिज्म वाले लेक्चर में वापस जाएं और याद करें धम्म कहाँ हमने पढ़ा था. थ्री रत्न ऑफ बुद्धिज्म में. ओके, वेयर इट वाज संघा, बुद्धा, संघा एंड धम्मा. राइट. तो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया. ही अडॉप्टेड अ पीसफुल लाइफ और उन्होंने वॉर में से जाने से एक तरह से संन्यास ले लिया था. उन्होंने किसी भी तरीके के युद्ध से युद्ध विराम कर लिया था उन्होंने अपने जीवन में, पर्सनल लेवल पे. ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप थी उनमें, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की वो जो क्षमता थी वो थी अशोका में. आफ्टर कलिंग वॉर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. मैंने अभी बताया आपको, कलिंग वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था. और नॉन वायलेंस और सोशल वेलफेयर की उनकी पॉलिसीज थी. वो कलिंग वॉर के बाद बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे. उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ चुना, वो अहिंसा को प्रमोट करते थे और सोशल वेलफेयर ही उनकी लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था. नाउ व्हाट यू सी हियर इज द मैप. और ये जो आप देख रहे हैं लोकेटेड पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, वेरियस स्मॉल फिगर्स, ये दिखाते हैं इंस्क्रिप्शंस को. अब इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में कहते हैं अभिलेख. कहीं पिलर पे, किसी सील पे, किसी रॉक पे पहले चीजें इंस्क्राइब की जाती थी. इंस्क्राइब करना मतलब उनको खोद के लिखा जाता था. अगर आप मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं, अगर आप पत्थर पे किसी चीज को खुरच खुरच के किसी चीज से लिखेंगे तो वो एक परमानेंट मार्किंग बन जाती है उस पे. राइट, तो दैट इज इंस्क्रिप्शन. वैसे ही मेटल प्लेट्स पे भी किया जाता था, वैसे ही पिलर्स पे किया जाता था, वैसे ही पत्थरों पे, चट्टानों पे किया जाता था. चट्टानों पे बनाए गए अभिलेखों को हम कहते हैं रॉक एडिक्ट्स. पिलर पे किए गए इंस्क्रिप्शंस को कहा जाता है पिलर एडिक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शंस. और वैसे ही कुछ मेटल इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मेटल की प्लेट्स को लेके उन पे वो लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है मैसेज. और ये मैसेज यूजुअली जो होता था पब्लिक नोटिस के लिए होता था. पब्लिक नोटिस में जारी करने के लिए, जनहित में जारी सूचना जो होती है उसके लिए बनाए जाते थे ये इंस्क्रिप्शंस. और इन्हीं इंस्क्रिप्शन से, जो कि बिकॉज दे आर वेरी ड्यूरेबल इन नेचर, राइट, तो इन्हीं इंस्क्रिप्शन से हमें इन राजाओं के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं कि कहाँ कहाँ तक इनका राज्य फैला था, किसी राजा को किस अलग अलग नाम से जाना जाता था. इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हैं हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिली हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन हिस्ट्री. So what you see here are the inscriptions. ये यहाँ ऐसी जगहों पे फैले हुए हैं, इतनी जगहों पे inscriptions हमें मिले हुए हैं. अशोका के पिलर एडिक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं. मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं. मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स में अंतर यही है कि वो बड़ी चट्टानों पे लिखे गए हैं मेजर वंस, एंड माइनर वंस वर रिटन ऑन स्मॉलर रॉक्स. यू नो, अशोका के और इंस्क्रिप्शंस हैं, अदर इंस्क्रिप्शंस. और स्तूपास, अशोका ने स्तूपों का निर्माण भी कराया था. स्तूप आप समझते हैं, अगर आपने सांची के स्तूप का पिक्चर देखा हो तो इट इज अ डोम शेप्ड स्तूपा, राइट. डोम शेप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बाहर एक फेंसिंग है
और उसके ऊपर भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लगी हुई हैं। मैं इस स्लाइड में शायद वो स्तूपा का मेंशन करना भूल गई हूँ। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन नेक्स्ट स्लाइड। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉपर स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे कि स्तूपा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था, किस तरह से वो बिल्ड होता था और कौन से एलिमेंट्स को क्या पर्टिकुलर नेम से जाना जाता था। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Now you can just see and take a look at it. आपको ये सब याद नहीं करना है कि कौन सा कहाँ पाया गया है। हाँ, मैंने आपके नोट्स में एक टेबल अटैच किया है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है, मेंशन्ड है, और उसमें कौन सी जगह से वो पाया गया है और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मेंशन है। अशोका के कुछ एडिक्ट्स हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। तो वो मैंने टेबल आपके अटैच कर दी है नोट्स में। यू कैन गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स, कीप रिवाइजिंग इट एंड यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू रिमेंबर इट। ओके, और एक बहुत आसान तरीका है एडिक्ट्स को याद करने का कि आप एक खाली मैप ले लीजिएगा, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। उसमें आप जो भी एडिक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं और जो प्लेसेस उनकी मेंशन की हैं, आप मार्क कर लें, रफली मार्क कर लें कि अच्छा यहाँ पे मिला था, यहाँ से मिला था, रफली मार्क कर लें तो आपको याद करने में और आसान हो जाएगा। Pictorial representation of any information is more retainable, okay, than verbal orientation of it. Now, here's a point which I wanted to tell you कि सिर्फ अशोका ने ही inscriptions नहीं लिखे थे. There were many rulers, but चूंकि अशोकन inscription सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, इसलिए उनका prominence ज़्यादा है, उनका mention भी ज़्यादा होता है ancient history में, okay? बट चंद्रगुप्त मौर्य के भी आपको inscriptions मिल जाएंगे, दशरथ के भी हैं, कुछ और rulers के भी inscriptions हैं. Now coming to Mauryan administration. अब जो मौर्यन एम्पायर था, हमने शुरुआत में पहले मैप में देखा कि इट वाज सच अ ह्यूज एक्सटेंडेड एम्पायर। इतने बड़े एरिया में मौर्यन साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतने बड़े एरिया को कोई एक सेंट्रल पावर कैसे कंट्रोल कर सकेगी? इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो क्या किया था कि पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया था। बेसिकली मौर्यन टेरिटरी को, जो भी जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया मौर्यन एम्पायर में आता था, उसको 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया था, 5 एरियाज में फॉर दैट मैटर। सेंट्रल प्रोविंस, मगध का जो एरिया था, जो मेन सेंटर था मौर्यन एम्पायर का, हमने महाजनपद में पढ़ा था कि मगध वाज द मेन महाजनपद जो बाद में स्टैब्लिश हुआ था मौर्यन एम्पायर के सेंटर ऑफ पावर की तरह। तो मगध को सेंट्रल प्रोविंस का नाम दिया गया। सदर्न एरिया को, मौर्यन एम्पायर का जो सदर्न एरिया था, उसको दक्षिणापथ कहा गया या सुवर्णगिरी कहा गया। ईस्टर्न को कहा गया तोशाली या कलिंगा और प्राच्यपथ। प्राच्य का मतलब ही होता है पूर्व, ओके। ईस्टर्न पार्ट को क्या कहा गया? प्राच्यपथ। वेस्टर्न पार्ट को क्या कहा गया? अवंतीपथ, ओके, अवंतीपथ। एंड नॉर्दर्न पार्ट को कहा गया उत्तरापथ। नॉर्दर्न पार्ट वाज रिफर्ड एज उत्तरापथ। अब ये तक्षशिला, तोशाली, कलिंगा, सुवर्णगिरी, उज्जैन, they were the capitals, okay, they were the capital centers of these areas. इतना बड़ा एरिया है, इतना लार्ज एक्सटेंडेड पोर्शन है, तो उसको गवर्न करने के लिए पहले तो उसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया और उन 5 पार्ट में भी उनकी एक एक कैपिटल बनाई गई, उन एरियाज की, पर्टिकुलर एरियाज की, ताकि एक कोई पर्टिकुलर जगह हो, एक सेंट्रल एरिया हो जहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हों और वहीं से सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम गवर्न भी होते हों। इसलिए उत्तरापथ की कैपिटल थी तक्षशिला, अफगानिस्तान में है। प्राच्यपथ की थी तोशाली और कलिंगा, ये आपको उड़ीसा में मिलेगी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, सदर्न एरिया में, डेक्कन में। अवंतीपथ उज्जैन में, यानी एमपी में, ओके। तो इस तरह से मौर्यन एम्पायर को बांटा गया था, सेग्रीगेट किया गया था, ताकि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चलता रहे। What you see here is the administrative hierarchy of Mauryan Empire, ठीक है। ये जो चार्ट है, ये जो पिरामिड है, ये आपको दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो है मौर्यन एम्पायर में किस तरह से थी। सबसे पहले सबसे टॉप पे, सेंटर पे जो हेड था, यानी कि किंग, राजा सबसे टॉप पे हुआ करता था। देन कम्स प्रोविंस। प्रोविंस जो प्रांत होते हैं, राज्य के अंदर कई सारे प्रांत हुआ करते थे, राज्य को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था, उन्हें प्रांत कहते थे और उनके अपने मेन अधिकारी हुआ करते थे। फिर आता है मंडल, यानी कि कमिश्नर। प्रांतों को भी छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया था, जिन्हें मंडल कहा जाता है या कमिश्नरेट कहा जाता था, और उसके अपने एक अधिकारी होते थे जिन्हें कमिश्नर कहते थे। फिर आता है आहार। आहार मतलब डिस्ट्रिक्ट, जो आज के टाइम पे हम जिन जगहों को एज अ डिस्ट्रिक्ट रेफर करते हैं, जिलों के नाम से जानते हैं, उन्हें मौर्यन काल में आहार कहा जाता था और उसके अधिकारी को स्थानिक कहते थे।
देन कम्स स्थानीय यानी ग्रुप ऑफ 800 विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है 800 विलेजेस का समूह, 800 गांवों का समूह, जिसे कहा जाता था स्थानीय। ओके, देन वी मूव टू द्रोणमुख। 400 विलेजेस का जो ग्रुप होता था उसे द्रोणमुख कहते थे। देन खारवटिक ग्रुप ऑफ 200 विलेजेस। संग्रहण ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते थे और उसके अधिकारी का नाम होता था गोपा। ओके, गोपा जो होता था वो हेड करता था, वो ही इंचार्ज था 10 गांवों के समूह को, जिसे संग्रहण कहते थे। एंड लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी विलेज यानी कि ग्राम, गांव, और उसका इंचार्ज था ग्रामिणी। सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ मौर्यन एम्पायर। अगर ये आपको बहुत क्लियर नहीं भी हो रहा है, डोंट वरी, आई विल अटैच दिस वेरी टेबल, दिस वेरी पिरामिड इन योर नोट्स। आप आराम से गो थ्रू कर सकते हैं उसमें, ठीक है? सो डू नॉट वरी प्लीज। नाउ कमिंग टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्यन काल का जो कला और संस्कृति था वो बहुत फ्लरिश्ड था। क्यों था ऐसा? क्योंकि मौर्यन एम्पायर खुद ही बहुत डेवलप्ड था, उसके सारे एस्पेक्ट्स जो थे बहुत ही डेवलप्ड स्टेट में थे। हेंस मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर आल्सो वेरी वेरी फ्लरिश्ड एंड डेवलप्ड। यहाँ पे कल्चरल एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आर्ट ही नहीं था, आर्किटेक्चर का भी बहुत एडवांस स्टेज आपको मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलता है। और उसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है स्तूपों का निर्माण। बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ है मौर्यन काल में, और वो स्तूप का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसे बनाया गया है, वो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से मौर्यन आर्किटेक्चर जो फॉर्म था वो कितना ही डेवलप्ड, हाई डेवलप्ड एडवांस स्टेज में था। Now there are 3 schools of Mauryan art. मौर्यन आर्ट के 3 स्कूल्स थे, 3 ब्रांचेस हुआ करती थी। मथुरा आर्ट, गंधारा आर्ट एंड अमरावती आर्ट। ओके, मथुरा स्कूल, गंधारा स्कूल और अमरावती स्कूल। इनके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स थे, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही ये पाए जाते थे। जैसे मथुरा आर्ट जो था उसका आप विस्तार पाएंगे नॉर्दर्न इंडिया में। गंधारा आर्ट जो था उसमें इन्फ्लुएंस था आपके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के रीजन का, अफगानिस्तान के रीजन का जो इन्फ्लुएंस था वो आपको गंधारा आर्ट में दिखेगा। और अमरावती स्कूल जो था वो कम्प्लीटली इंडिजिनियस था, एंड इट वाज मिक्स ऑफ मथुरा एंड गंधारा आर्ट। अब इन आर्ट स्कूल्स में होता क्या था, या इन फॉर्म्स में होता क्या था? आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म से रिलेटेड आपको स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? देयर वर वेरियस स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा। प्रोमिनेंटली बुद्धा से रिलेटेड आपको वेरियस स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स के। और ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो स्पेसिफिक फीचर्स थे आपके गंधारा, मथुरा और अमरावती आर्ट फॉर्म के। अगर आप देखेंगे, गंधारा में ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था, एज आई टोल्ड यू, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस था वहाँ पे। जिस तरीके से स्टैचूज को बनाया जाता था उसमें वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मथुरा प्योरली इंडिजिनियस। यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या था? इंडियन आर्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो आपको मथुरा आर्ट में देखने को मिलेगा, एंड सेम गोज विद अमरावती आर्ट। ओके, देन गंधारा स्कूल में बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको स्टैचूज देखने को ज्यादा मिलती है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। Whereas मथुरा स्कूल में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, आपको तीनों ही आर्ट फॉर्म्स दिख जाएंगे। हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टैचूज भी हैं, जैनिज्म से रिलेटेड भी हैं और बुद्धिज्म से रिलेटेड भी हैं। किसमें? मथुरा आर्ट में। अमरावती में बुद्धा से रिलेटेड हैं, सेक्युलर इमेजेस भी हैं विदाउट एनी रिलीजियस इन्फ्लुएंस, और जातक कथाओं का भी चित्रण किया गया है। किसमें किया गया है? अमरावती स्कूल में। जातक कथाएं आपको पता है क्या है? बुद्धा के प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड जो टेल्स थी, जो कथाएं थी, बुद्धा के पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई जो कथाएं थी उनको जातक कथाएं कहा जाता है। तो उन कथाओं का चित्रण आपको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ है, वेयर एज ग्रे सैंडस्टोन का भी यूज यहाँ पे हमें मिलता है। इफ इट इज नॉट विजिबल यू कैन सी ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन एंड ग्रे सैंडस्टोन्स। ओके, देन मथुरा स्कूल में स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन मिलते हैं। चित्तीदार रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है मथुरा स्कूल में, इसी सैंडस्टोन की सारी मूर्ति बनाई गई है। अमरावती में व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है। तो ये डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, इन्हीं से पता लगाया जाता था कि ये जो मूर्ति है, ये पर्टिकुलर स्कल्पचर जो है वो कौन से आर्ट फॉर्म से, कौन से आर्ट स्कूल से आता है, किसको बिलोंग करता है। ओके, पैट्रनेज किसने दिया था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को? पैट्रनेज होता है मतलब छत्र छाया देना, उस आर्ट फॉर्म को और फ्लरिश करना, उसको फंड करना, ठीक है? उस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड जो आपके आर्टिस्ट थे उनको पैट्रनेज देना।
तो ये कुषाण ने किया था। कुषाणा वंश जो था, हम आगे पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर में, कुषाण वंश में इस आर्ट फॉर्म को बहुत ज़्यादा छत्रछाया मिली थी, बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट किया गया था। मथुरा को भी कुषाण डायनेस्टी ने, वेरएज अमरावती स्कूल को पैट्रनेज दिया था सातवाहन डायनेस्टी ने। कुषाण और सातवाहन के बारे में हम डिटेल में पोस्ट मौर्यन एम्पायर में पढ़ेंगे। ओके, ये बहुत वेरियस और कुछ फीचर्स हैं कि क्या क्या फीचर्स थे जिनसे पता चलता था कि कौन सा जो स्कल्पचर है, कौन सी जो मूर्ति है, वो कौन से आर्ट फॉर्म को बिलोंग करती है। इसे आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन फीचर्स से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि बुद्धा के इन फीचर्स को कौन से आर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्पेशली। गांधार आर्ट में आप देख सकते हैं बुद्धा के फीचर्स को कैसे डिनोट किया गया है। एक टॉप बन बना हुआ है, कर्ली हेयर दिखाए गए हैं, हुडेड आईज हैं, थोड़ी सी अधखुली आंखें हैं जिसे कहते हैं। मथुरा में रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है, हमने अभी देखा था रेड सैंडस्टोन का है। देन यहाँ पे आपको कर्ली हेयर नहीं मिलेगा इतना प्रोमिनेंटली जितना यहाँ पे है। यहाँ पे ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। एंड देन कम्स अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल आपको कृष्णा गोदावरी रिवर के अराउंड आपको इसके एविडेंसेस मिलते हैं और यहाँ के अपने स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या था? व्हाइट मार्बल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सफेद मार्बल का, संगमरमर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ओके, नाउ मॉडर्न इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी फ्लरिश्ड या डेवलप्ड स्टेज में कैसे होती है? जब हम पाते हैं कि वहां पे करेंसी का कांस्टेंट यूज हो रहा है। ओके, तब हम इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि इस समय काल की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अपने फ्लरिश्ड स्टेट में रही होगी, समृद्ध उसमें स्टेट में, समृद्ध काल में रही होगी। यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लगाई है ये मौर्यन एम्पायर के कॉइन्स हैं। सर्टेन कॉइन्स हैं जो मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करते हैं और लेटर एक्सकवेशंस में ये हमें मिले हैं, हिस्टोरियंस को मिले हैं और उन्हीं से अंदाजा लगाया गया है कि मॉडर्न इकोनॉमी वाज हाईली डेवलप्ड, वेल सिस्टमेटाइज्ड और वेल कनेक्टेड थी अपने आसपास के किंगडम से भी। ओके, इट थ्राइव्ड इकोनॉमिकली ड्यू टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप पीछे से कंपेयर करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इकोनॉमी के तीनों एस्पेक्ट कौन से? एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्समैनशिप। आपका खेती का काम जो प्राइमरी काम होता है, ट्रेड यानी कि व्यापार व्यवस्था जो थी, और क्राफ्ट्समैनशिप जो आपके हस्तकला का जो एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी का, तीनों ही बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेट में थे। यही दिखाता है कि मौर्यन एम्पायर की जो अर्थव्यवस्था थी वो कितनी समृद्ध थी, क्योंकि तीनों ही जो आपके सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, तीनों ही काम कर रहे थे, तीनों ही डेवलप्ड थे। और यही चीज़ है जो इकोनॉमी को मजबूती प्रोवाइड करती है। इकोनॉमी किसी भी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं थी। रिलीजन इन मौर्यन एम्पायर। हर शासनकाल की, हर प्रशासन की या हर राज्य का अपना एक धार्मिक एस्पेक्ट भी होता है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी होता है। जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि मौर्यन काल में बुद्धिज्म का काफ़ी विस्तार भी था, काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ था, काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था। अंडर अशोका मौर्यन डायनेस्टी एक्सेम्प्लिफाइड रिलीजियस टॉलरेंस। नाउ अभी मैंने आपको लेक्चर में ही थोड़ी देर पहले बताया था कि अशोका ने कलिंग वॉर के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मौर्यन काल का, मौर्यन एम्पायर में एक लार्ज टाइम पीरियड था जिसमें बुद्धिज्म का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस था, किंग्स पे भी, रूलर्स पे भी, साथ ही साथ सिटीजन्स पे भी, आम प्रजा पे भी। ओके, क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि जब रूलर कोई चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, जो शासक है, जो सबसे हेड है, अगर उसी ने किसी चीज़ को अपना लिया है तो खुद ब खुद उस चीज़ का विस्तार होगा प्रजा में भी, प्रजा भी इन्फ्लुएंस होगी अपने किंग को देखकर और उसी पथ पर चलने का वो प्रयास करेगी। ठीक है, तो जैसे ही अशोका ने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को, जैसे ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया तो प्रजा में भी इसका विस्तार होना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने, बड़ी मात्रा में लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब डिक्लाइन कैसे हुआ, ये तो हमने देख ली थी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मौर्यन एम्पायर के। नाउ वी विल सी कि डिक्लाइन कैसे हुआ है मौर्यन एम्पायर का। उसके वेरियस रीजंस हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, पॉलिटिकल रीजंस भी थे,
रिलीजियस रीजंस भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी थे। इतना बड़ा शासन काल था, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा एरिया था कि एक टाइम के बाद उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। वेरियस इश्यूज इरप्ट हो रहे थे फ्रॉम द वेरियस डायरेक्शंस इन मौर्यन एम्पायर। जब आपका शासन काल जो होता है, जब आपका शासन का जो एरिया है वो बहुत लंबा हो, वो बहुत बड़ा हो, बहुत फैला हुआ हो, तो कहीं ना कहीं किसी कोने में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस होना शुरू हो ही जाता है, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। वैसे ही डिस्टर्बेंस इरप्ट होना शुरू हुए एंड लेटर मॉडर्न रूलर्स जो थे, अशोका के बाद जो रूलर्स आए, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो उन डिस्टर्बेंसेस को हैंडल कर सकें एफिशिएंटली। उस वजह से हम मौर्यन एम्पायर में डिक्लाइन देख पाते हैं। ओके, now this is the fun part of this lecture. MRP, ये नया हमने इनिशिएटिव शुरू किया है आप लोगों के लिए, मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट। सिर्फ मेरे बता देने से, आपके सुन लेने से, नोट्स को पढ़ लेने से आप शायद इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाएं, बट आप उतना कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं इस लेक्चर में, इस सब्जेक्ट में, वो डिसाइड करेगा कि आपकी रिटेनिंग पावर कितनी अच्छी है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे खुद को, उतना ही आपकी रिटेनिंग एज वेल एज रिकॉलिंग पावर अच्छी होगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिए कि आपको कभी भी क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड नहीं आएगा। जो मैं चीज़ें यहाँ बोल रही हूँ या जो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही स्टेटमेंट, वही सेंटेंस, वही वर्ड्स आ जाएं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जो मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ आपको वो एसेंस समझ आना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर ऐसा था तो क्यों था, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो क्यों हुआ। फैक्ट्स और डेटास ऊपर नीचे होते रहेंगे, राइट? तो आप खुद का इन्वॉल्वमेंट जब तक हिस्ट्री में नहीं रखेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू रिटेन एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। उसी के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, दैट इज मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये एक आपके लिए होमवर्क है। एलैबोरेट इन 300 वर्ड्स व्हाई अशोका वाज रिफर्ड एज द ग्रेट। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, अशोका के साथ द ग्रेट जरूर यूज होता है, अशोक महान या अशोका द ग्रेट। ऐसा क्यों है? अब आप इसको कैसे आंसर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में, या फिर आप हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, आप हाथ से भी लिख सकते हैं। आपको 300 वर्ड्स में ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, बट इन सब हेडिंग्स। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे अशोका का, उसके बाद आप सब हेडिंग्स में बताएंगे कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी, उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या थी, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी। In 300 words you have to complete this. आप पॉइंटर्स में लिखेंगे एंड यू विल सबमिट इट। आप अगर वर्ड में बना रहे हैं तो आप अटैच कर दीजिए उस फाइल को, कहाँ पे, क्वेरी बॉक्स में। क्वेरी बॉक्स में भी आप अटैच कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। ओके, क्वेरी बॉक्स में अगर आप अटैच कर देंगे, इट विल डायरेक्टली कम टू मी एंड आई विल जस्ट सी इट, मैं आई विल गो थ्रू इट। और नेक्स्ट हमारा जब लाइव सेशन होगा, ईच वन ऑफ यू, एंड आई एम रिपीटिंग दिस, ईच वन ऑफ यू हैज टू बी रेडी विद दैट नोट। आपको वो अपना होमवर्क प्रिपेयर रखना है, चाहे वर्ड में रखिए, चाहे आप लिख के रखिए। अगर आपने लिखा हुआ है हाथ से तो स्कैन करिए उसको और PDF फॉर्म में मुझे क्वेरी बॉक्स में अटैच कर दीजिए, और उसका एक हार्ड कॉपी भी आप रखिए अपने पास अगर आपने लिखा है तो। नेक्स्ट लाइव सेशन जब होगा, आई विल आस्क एनी 3 स्टूडेंट्स, मैं किसी रैंडमली किन्हीं 3 बच्चों को बोलूंगी अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए। ओके, आपको मुझे बताना होगा वर्बली कि हाउ अशोका एंड हाउ द पॉलिसीज ऑफ अशोका मेड हिम द ग्रेट। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज मेक अ नोट। आप इस क्वेश्चन को आंसर करें सब हेडिंग्स डाल के। पहले इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद सब हेडिंग्स दें अशोका की पॉलिसीज का, और उस बताएं मुझे कि वो कैसे द ग्रेट कहा गया, व्हाई ही इज रिफर्ड एज द ग्रेट। यू कैन डू इट ईदर इन वर्ड डॉक्यूमेंट और यू कैन राइट इट ऑन पेन पेपर। आप नोटबुक में लिख लें और मुझे स्कैन करके PDF फॉर्मेट में क्वेरी बॉक्स में अटैच कर दें। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस एंड आई होप आई एम क्लियर विद द मौर्यन एम्पायर एज वेल। आपको मौर्य साम्राज्य समझ आया, आपको एक खाका समझ आया होगा कि उस टाइम पीरियड में भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्ट्रांग था, मौर्य साम्राज्य कितना स्ट्रांग था, कितना विस्तृत था। इसके बाद आप रेफर करेंगे अपने नोट्स को, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वहाँ टेबुलर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में दी गई है। प्लीज रेफर टू इट, प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन।
और उसमें भी बहुत शॉर्ट में आप चीज़ों को लिख सकते हैं टू रिकॉल इट again and again, to revise it again and again. Okay, and this is your homework. We'll meet with this homework in the live session on Sunday. Please do remember it. और उस दिन गायब होने की कोशिश मत करना. Do not try to play games with me. Okay, I'll find you and I'll get to you anyhow. Don't worry. ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे मैं कुछ 2 स्लाइड्स हैं जो मैंने अटैच की हैं. ये एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था वैदिक एज वाले आपके लेक्चर में, जहाँ पे आई वाज एक्सप्लेनिंग इकोनॉमी और वहाँ से कट हो गया था लेक्चर, और इकोनॉमी का स्लाइड एंड एडमिनिस्ट्रेशन का स्लाइड जो है वो मिस आउट हो गया था. तो यहाँ पे मैंने वो 2 स्लाइड्स अटैच की हैं एंड इन ब्रीफ, इन अ वेरी शॉर्ट मैनर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. हावेवर मैंने ये आपके नोट्स में भी अटैच किया हुआ है टू रीड, बट एक बारी मैं आपको वर्बली भी समझा देती हूँ कि अर्ली वैदिक इकोनॉमी और लेटर वैदिक इकोनॉमी में क्या डिफरेंस था. अर्ली वैदिक इकोनॉमी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे बेस्ड थी प्राइमरली. ठीक है, पूर्व वैदिक काल जो था वहाँ पशुपालन प्राइमरी सोर्स ऑफ आपका वो था, ऑक्यूपेशन था, प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी था. एग्रीकल्चर सेकेंडरी आता था. एग्रीकल्चर में लोग, खेती बाड़ी में लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे जितना पशुपालन में थे. ओके, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे. लेटर वैदिक में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइमरी बन जाता है, वेयरएज जो आपका एनिमल हस्बेंड्री या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है वो सेकेंडरी हो जाता है. लेटर वैदिक आते आते और सेटल्ड हो जाती है लोगों की लाइफ, लोग स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं, एक इलाके में रहना, घर बना के रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो एग्रीकल्चर को भी और सेटल्ड मैनर में कर पाते हैं. इसीलिए एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल साइड बाय साइड चलता रहता है. कैटल वॉज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ. जब पशुपालन ही मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है तो जाहिर सी बात है जो आपके पूंजी है, जो पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो कैटल ही था, पशु ही थे जो पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा था. लेटर वैदिक में लैंड बन जाता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है. एग्रीकल्चर के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग इज लैंड. आपके पास जमीन का टुकड़ा ही नहीं है तो आप खेती करेंगे कहाँ, है ना. तो लैंड जो है, जिसके पास लैंड होती थी, he was considered as a wealthy person in society. Many were engaged in trade and commerce. Traders guild had formed in later Vedic. Now, पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में बहुत सारे लोग थे जो व्यापार में, छोटे मोटे व्यापार में, कॉमर्स में, ट्रेड में इन्वॉल्व थे, इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे. पर लेटर वैदिक आते आते चूंकि एग्रीकल्चर जो है फ्लरिश होने लगा था, एक एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया था, तो ट्रेडर्स गिल्ड्स फॉर्म हो गए थे. गिल्ड्स को हिंदी में श्रेणी कहते हैं और लेमन लैंग्वेज में आप इसे एज अ ग्रुप समझ सकते हैं. ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों के समूह को श्रेणी हिंदी में और इंग्लिश में गिल्ड कहते हैं. ओके, ट्रेडर्स गिल्ड्स. तो व्यापारियों का समूह बनने लगा था लेटर वैदिक एरा में. ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रहा था, सरप्लस हो रहा था प्रोडक्शन, तो उसका व्यापार करने के लिए लोगों ने छोटे छोटे समूह बनाना शुरू कर लिया था और वो समूह में व्यापार करते थे. तो इससे आप ये समझते हैं कि कॉमर्स और ट्रेड जो था वो और सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म में हो गया था आपके लेटर वैदिक एज में. ऑक्यूपेशंस क्या थे पूर्व वैदिक काल में हम देखेंगे? कारपेंट्री, पॉटरी, क्राफ्ट्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर. और यहाँ पे सम न्यू ऑक्यूपेशंस आ गए थे जैसे फिजिशियंस एंड म्यूजिशियंस. जो हमारा पूर्व वैदिक काल था यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड था, वहाँ पे बेसिक ऑक्यूपेशंस थे. कैसे? कारपेंट्री, पॉटरी, वो मटके बनाना, मृद भांड बनाना, गोल्ड और सिल्वर में जो क्राफ्ट्स होते थे वो बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, या आपके सिल्वर चांदी के बर्तन वगैरह बनना, ये सब बेसिक आपका ऑक्यूपेशन था. वेराज लेटर वैदिक आते आते क्या हुआ था कि लोग और डेवलप हो गए थे, इन चीज़ों से और उठ गए थे, इकोनॉमी और स्टेबलाइज हो गई थी. तो लोगों ने फिजिशियन भी हो रहे थे, म्यूजिशियंस भी हो रहे थे, और भी वो जो करियर का जो आप कह सकते हो फील्ड होता है, एस्पेक्ट होता है, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशंस वर एक्सप्लोर्ड एंड अडॉप्टेड इन लेटर वैदिक एरा. दूसरी स्लाइड थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक एज. ये स्लाइड भी मिस हो गई थी तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ. अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? किंग की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी, वो जन्म से नहीं थी कि अगर कोई राजा बना है तो ऐसा नहीं था कि उसका बेटा ही राजा बनेगा. लोग इकट्ठा होते थे, एक एफिशिएंट और सूटेबल पर्सन को राजा चुनते थे उसकी काबिलियत और कुशलता के आधार पर. लेटर वैदिक आते आते ये पोजीशन हेरिडिटरी हो गई. ओके, राजा का बेटा ही राजा बनता था, नो मैटर ही वाज कैपेबल और नॉट. किंग रिसीव्ड बूटी फ्रॉम द वॉर एंड वॉलंटरी गिफ्ट एज बलि.
किंग की जो रेवेन्यू थी, राजा का जो वो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, वो होता था युद्ध से लूटा हुआ जो भी सामान, जो भी संपत्ति लूटी गई है युद्ध में, उसको किंग को दिया जाता था। साथ ही साथ लोग स्वेच्छा से वॉलेंट्री गिफ्ट दिया करते थे, जिसे बलि कहते थे। यहाँ पे बलि का मतलब पशु बलि से नहीं है, बलि उस वॉलेंट्री गिफ्ट को कहा जाता था जो लोग अपनी मर्जी से राजा को दिया करते थे। ओके, और यही सोर्स ऑफ वेल्थ था किंग के लिए। कब? आपके पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में। ओके, लेटर वैदिक पीरियड में ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड फॉर रेगुलर टैक्स कलेक्शन। लेटर वैदिक आते आते जब इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेबलाइज हो गया, तो अधिकारियों को अपॉइंट किया जाने लगा। ठीक है, कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था जो रेगुलर इंटरवल पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया करते थे। जबकि पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि लोग स्वेच्छा से देते थे, जितना उनसे हो सकता था अपनी क्षमता के अनुसार। लेटर वैदिक में क्या हुआ कि एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया गया, एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि आपके ऑफिशियल्स आएंगे, दे विल कम टू यू एंड दे विल कलेक्ट द टैक्स। सभा और समिति, हमने इनके बारे में पढ़ा है उस लेक्चर में। उनका बहुत इंपॉर्टेंस था हमारे पूर्व वैदिक काल में। लेटर वैदिक काल में उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया था। सभा और समिति का इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया था लेटर वैदिक काल के। और अगर आप लेटर फेज में जाते जाएंगे, जितना लेटर वैदिक काल आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे सभा और समिति का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। सारी शक्ति राजा में ही केंद्रित होने लगी थी। रूडिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो गया था, यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था। एक बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अर्ली वैदिक एरा में। क्योंकि हमने देखा वहाँ पे ऑक्यूपेशन से लेके, प्रोफेशन से लेके सब कुछ बहुत ही बेसिक सा था। इसीलिए जो शासन व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो भी बहुत रूडिमेंट्री एंड बेसिक था। वेयरएज लेटर वैदिक आते आते जैसे सोसाइटी स्टेबलाइज होने लगी, डेवलप होने लगी, उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी और इफेक्टिव होने लगा। हमने देखा यहाँ पे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाने लगे, है ना, राजा के हाथों में और शक्ति केंद्रित होने लगी थी। तो ये चीजें हम लेटर वैदिक एरा में देखते हैं। किंग्स पोजीशन वाज नॉट रिचुअलाइज्ड, जबकि यहाँ पे वेरियस रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड। पूर्व वैदिक काल में अगर किसी राजा को चुनना होता था तो लोग इकट्ठा होते थे, सभा और समिति की सहमति से राजा को चुन लिया जाता था, किसी व्यक्ति को जो सूटेबल था, जिसमें कुशलता थी। और उसके लिए कोई ऐसा रिचुअल नहीं कंडक्ट होता था। ऐसा नहीं होता था कि कोई बहुत लाविश सेरेमनी हो रही है उसके लिए, नहीं, इट वाज वेरी प्लेन एंड सिंपल। वेयरएज लेटर वैदिक एज में आते आते वेरियस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस वर बीइंग कंडक्टेड जब राजा का चुनाव हो रहा होता था। जब राजा को चुन लिया जाता था तो उसके राज्याभिषेक के टाइम पे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस होते थे, रिचुअल्स होते थे, जस्ट टू शो दैट हाउ पावरफुल that king is, that person is. It was a significance that all the power resides in the king. ये rituals, ये sacrifices इसी बात का प्रमाण थे कि राजा में ही सारी शक्तियां बसती हैं। So that was it. I hope you're clear with this lecture. मैंने ये जो 2 स्लाइड्स आपको समझाई हैं, प्लीज आप इसको एक बार देखें और एक बार ये वैदिक एज का लेक्चर भी जाके देखें जो उसमें मिस हो गया है। आई थिंक इट्स अराउंड 11 मिनट्स जो चीज़ें मिस हो गई हैं, ये 2 स्लाइड्स मिस थी। आप एक बार इसे देखिए और फिर एक बार वैदिक एज को भी रिवाइज कर लीजिएगा उस लेक्चर को, यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। और जो मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, जो होमवर्क दिया है, प्लीज टेक इट सीरियसली एंड सिंसियरली, and we'll meet again very soon. Till then, keep learning history and keep living history. Jai Hind.